जी दोस्तों, स्वागत आप सबका कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन, कन्वर्जन, कुछ भी कह लीजिए, ये पहला चैप्टर है। तो आप सबका हार्दिक स्वागत कंपनी इनकॉर्पोरेशन के हमारे पहले चैप्टर में, बेसिक्स एंड इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर में। ये आपके कंपनी लॉ के सिलेबस का पहला चैप्टर है। दोस्तों, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? एक बार चेक कर लीजिए, प्लीज चेक। यस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, स्वागत आप सबका। चलिए, ये नोट्स आप सबके पास आ गए होंगे। हमारा टॉपिक है कंपनी बेसिक्स एंड इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बेसिक्स एंड इनकॉर्पोरेशन। तो एक तो ना, फाइनल के स्टूडेंट को जब हम ये सब कुछ पढ़ाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, वैसे सच बताऊं, क्योंकि ये बातें बहुत बेसिक्स हैं। अपने को लगता है कि ये आपके लेवल की बातें नहीं है, इसलिए मेरे मन की बातों को आप संभालिएगा। आप इसको ऐसे ही समझिएगा कि जैसे आप अभी एंट्री लेवल स्टूडेंट हैं। आई नो कि आप सीएमए फाइनल में हैं, लेकिन अब जब चैप्टर कोर्स में है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। बोथ 2016 और जो 2022, ये दोनों स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, company means a company incorporated under section नहीं है, under incorporated under this act or under any previous company law, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, कि कंपनी की जो डेफिनेशन यहां पर लिखी है सेक्शन 2 क्लॉज 20, उसको अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें यह कुछ नहीं पता चलने वाला कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी का मतलब क्या है। सच बता रहा हूं तुमको, कंपनी किसे कहते हैं यह कुछ नहीं पता चलेगा आपको अगर सेक्शन 2 क्लॉज 20 पढ़ोगे तो। तुम्हें अगर बचपन की बातें याद हो तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन मैं तुम्हें याद कराना चाहता हूं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये परिभाषा थी। इसको अगर कोई पढ़ ले तो उसे समझ आता है कि पार्टनरशिप में लोग हैं, बिजनेस होता है, प्रॉफिट बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा मतलब समझ आता है, आइडिया क्लियर होता है। अब कंपनी की डेफिनेशन अगर पढ़ो तो कंपनी की डेफिनेशन क्या है? कंपनी मींस कंपनी, बता हालत देखें आप, है ना दोस्तों। आप इस बात की गारंटी अपने मन में रखिए कि कानून लिखने वाले लोग पागल नहीं हैं कि उन्होंने कंपनी की डेफिनेशन लिख रखी है कंपनी मींस कंपनी। अरे वो ये बात जानते हैं कि कंपनी का मतलब तुमको पढ़ा के क्या होगा? अरे कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस डूइंग बिजनेस टुगेदर। उसको देख के क्या होगा? अपने को खास बात क्या पढ़नी है? कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब है कि जो पूरा कंपनी लॉ है उसमें जहां जहां कंपनी शब्द है वहां वहां पर कंपनी वर्ड का जो मतलब है वो दो कंपनियों से है। एक पुराने लॉ में खुली हुई और एक नए लॉ में खुली हुई। मान लो कोई टाटा बिरला महिंद्रा गोदरेज कंपनी हो और वो कहने लगे मैं तो नहीं मानूंगी नया कंपनी लॉ। मैं क्यों मानूं? सपोज करो टाटा कहने लगे मेरा जन्म ना तब हुआ था जब कंपनी एक्ट तू आया भी नहीं था। मतलब एक तरफ टाटा ग्रुप खड़ा है, एक तरफ कंपनी लॉ खड़ा है। टाटा ग्रुप कंपनी लॉ से कह रहा है ओ कंपनी लॉ, तू छोटा है मुझसे, मैं पहले जन्म ले चुकी हूं, तू बाद में आया है, मैं नहीं मानूंगी तुझे। टाटा ग्रुप कह रहा है। तो कंपनी लॉ की डेफिनेशन समझिए आप। क्लॉज 20 में लिखा है कंपनी मींस दो कंपनियां। कंपनी मींस दो कंपनियां।
पहला, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, और दूसरा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इस लाइन को सुनकर, इन दोनों पॉइंट्स को देखकर हमें यह पता चलता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के 470 सेक्शंस में जहां जहां पर भी कंपनी शब्द लिखा है, उसका मतलब है पुरानी कंपनी एज वेल एज नई कंपनी। पुरानी कंपनी हो या नई कंपनी हो, दोनों को नया कंपनी लॉ ही फॉलो करना है, दोनों को नया वाला कानून ही मानना है, दोनों को नए वाले कंपनी एक्ट के हिसाब से अपनी जिंदगी जीनी है। तुम पुराने कानून के समय खुले थे, इसका मतलब यह नहीं कि जीवन भर तुम उसी का पालन करते रहोगे। क्लियर हो गई बात? तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 की जो परिभाषा है वो असल में मीनिंग नहीं, कवरेज बताता है। वो ये समझाता है कि कंपनी शब्द जब जब इस कानून में यूज होगा, उसका मतलब होगा पुरानी कंपनी एज वेल एज नई कंपनी। तो पुराने कंपनी लॉ कौन से थे ये देखो। प्रीवियस कंपनी लॉ मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग लॉज। 1866 से पुराने कानून, 1866 का कंपनी लॉ, 1882 का कंपनी लॉ, 1913 का कंपनी लॉ, 1992 का ऑर्डिनेंस, 1956 का कंपनी लॉ, 1956 का जम्मू कश्मीर एक्सटेंशन, 1968 का जम्मू कश्मीर एक्सटेंशन, पोर्तुगीज कॉमर्शियल कोड, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी सिक्किम एक्ट 1961। ये सब पुराने कानून हैं, ये सब समाप्त हो चुके, अब इनकी मृत्यु हो चुकी और इनकी निशानियां तक हम खत्म कर चुके। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक कानून है, कंपनीज एक्ट 2013। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से गुजरात तक, पुरानी हो नई हो, छोटी हो बड़ी हो, मेरी हो तुम्हारी हो, देसी हो विदेशी हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, होल्डिंग हो सब्सिडरी हो, सबको एक ही कानून को फॉलो करना है। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि नोट्स में ज्यादा चेंज तो नहीं है। वो ऐसा है ना दोस्तों कि जो नोट्स हैं उसमें एक तो प्रोड्यूसर कंपनी बिल्कुल बदल गया है, तो प्रोड्यूसर कंपनी नया वाला पढ़ना तुम लोग। स्मॉल कंपनी की लिमिट्स बदल गई हैं और 1% कंपनी में 2-3 लाइनों में चेंजेस है। तो अगर आप बच्चों के पास, किसी के पास पिछले बैच के नोट्स हो और वो वही उसी से पढ़ना चाहता हो, तो अपने नोट्स ओपन करके रख ले, जहां जहां चेंज होगा अपना नोट कर लेना सही से। ठीक है ना। चलो, ऑल कंपनी वेदर ओल्ड और न्यू विल फॉलो कॉमन कंपनी लॉ, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। चलो, अब हम आ गए सेक्शन नंबर 1 पे। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। पहले सेक्शन में अपने को छोटी छोटी बातें पढ़नी है कि ये सेक्शन कंपनीज एक्ट कहलाता है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इट केम इनटू फोर्स ऑन 29 अगस्त 2013। तो ये डेट याद कर लो, कभी मल्टीपल चॉइस में कोई पूछ ले। 29 अगस्त 2013 को नया कंपनी लॉ कानून बना, मतलब फॉलो होना शुरू हुआ। और ऐसा भी है दोस्तों कि कई सेक्शंस ऐसे थे जो 29 अगस्त 2013 को लागू नहीं हुए। कई सेक्शन जैसे वाइंडिंग अप बाद में इंप्लीमेंट हुए। तो वही लिखा है कि बट सेवरल प्रोविजंस केम इनटू फोर्स एट लेटर डेट। बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो बाद में लागू हुए। राइट। इट अप्लाइज ऑन फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ध्यान से देखिएगा, इट अप्लाइज ऑन फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये लाइन से मेरे को प्रॉब्लम है, ये लाइन मेरे को समझ नहीं आ रही। भाई, कंपनीज एक्ट 2013 तो कंपनियों पे अप्लाई होना चाहिए। आप ऐसे सोचो, कंपनीज एक्ट 2013 किस पर लागू होना चाहिए? कंपनियों पे ना। कंपनीज एक्ट 2013 कंपनियों पे अप्लाई होना चाहिए ना। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब? इसका मतलब जरूर कुछ ऐसा है कि कंपनी लॉ कंपनियों के साथ साथ कुछ अन्य संस्थाओं पर भी लागू होता है। कंपनी लॉ कंपनियों के साथ साथ कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस पर भी अप्लाई होता है। अपने को समझना होगा कि और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर कंपनी लॉ अप्लाई होता है। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। दोस्तों, नीचे जो ऑर्गेनाइजेशंस लिखी हैं, याद रखना उनको भी कंपनी लॉ फॉलो करना है।
और नीचे जो ऑर्गेनाइजेशंस लिखी हैं हो सकता है कि वो कंपनियां ना हो सकता है उनके लिए देश में अलग लॉ हो, लेकिन फिर भी वो कंपनी लॉ फॉलो कर रही हैं। देख लो कंपनी लॉ की ताकत कितनी है। जो कंपनियां हैं वो तो कंपनी लॉ फॉलो करेंगी ही, लेकिन कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाएं भी हैं जो कंपनी लॉ फॉलो करेंगी। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो भाई, ऐसा ऐसे हो सकता है। पहला, अरे ये पांचवा पॉइंट नहीं है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, एक तो अपने कंपनी लॉ वाली कंपनी। बी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, पुराने कंपनी लॉ वाला कंपनी। तीसरा, इंश्योरेंस कंपनी, तो पहली दो तो समझ आ गया, कंपनीज एक्ट 2013 वाली कंपनियां और पुराने कंपनी लॉ वाली कंपनियां। उसके बाद पढ़ो तो मजा आएगा तुमको। इंश्योरेंस कंपनी है, क्यों? इंश्योरेंस कंपनियों के लिए तो देश में अलग कानून है और खुशकिस्मती से हमारे कोर्स में भी है इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो भाई बीमा कंपनियों पे तो वो लगना चाहिए ना। लेकिन अगर बीमा वाली कंपनियों के अपने कानून में, अगर इंश्योरेंस कंपनियों वाले इंश्योरेंस एक्ट में, अगर इंश्योरेंस एक्ट 1938 में, ध्यान से सुनना, अगर इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोविजन साइलेंट हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल दो इंश्योरेंस कंपनियां आपस में अमलगमेट होना चाहती हैं, दो इंश्योरेंस कंपनियां आपस में मर्ज होना चाहती हैं, तो मर्जर के रूल इंश्योरेंस एक्ट में नहीं लिखे, तो उनका मर्जर किसके हिसाब से होगा? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। ठीक है, देखिए आप, इंश्योरेंस कंपनी ओनली इफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 इज साइलेंट। इंश्योरेंस का कानून अगर किसी मैटर को लेके चुप है, अगर इंश्योरेंस का कानून किसी पर्टिकुलर मैटर को लेके कुछ नहीं कहता, तो फिर हम कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करवा लेंगे। वही रूल बैंकिंग में है। बैंकिंग कंपनी ओनली इफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1999 नहीं है, 1949 है। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 इज साइलेंट। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ओनली इफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 इज साइलेंट। मतलब बैंकिंग कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां वैसे तो अपना कानून फॉलो करेंगी, लेकिन अगर उनके अपने कानून में कोई मैटर साइलेंट है तो फिर वो कंपनी लॉ फॉलो करेंगी। ठीक है, चलो भाई आगे पढ़ते हैं। ये क्या है? एनी ऑर्गेनाइजेशन for which a separate act was passed but only if such separate law is silent। अरे वही बात है ना, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हमारे देश में अलग एक्ट बना हो, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हमारे देश में अलग कानून पास हुआ हो, तो जिसके लिए अलग कानून बना वो अलग कानून फॉलो करेगी ना। जिसके लिए अलग कानून बना वो अपना अलग वाला कानून फॉलो करे, ये वाला क्यों फॉलो करेगी? बात समझ आई आपको? जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए अलग एक्ट पास हुआ है वो अलग वाला ही तो कानून फॉलो करेगी ना। लेकिन वहां भी ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर मैटर पर उनका अपना लॉ साइलेंट हो, तो यदि उनका अपना लॉ साइलेंट है तो हम क्या फॉलो करेंगे? कंपनीज एक्ट 2013। समझ आ गई जी बात आपको? वेरी नाइस। चलो सेक्शन 1 क्लियर हो गया सबको? देखो तुमने इंटरेक्टिव क्लास रखनी है, ये बिल्कुल कसम खा लो। ऐसा नहीं है कि इनकॉर्पोरेशन है तो बस तुम पिक्चर देखते रहो, ऐसे नहीं चल पाएगा, बोलना पड़ेगा आपको। एक मिनट रुक जाइए।
सर ये जो अगली हेडिंग है, सबसे पहले इसमें से तो ये सेक्शन 2 हटाइए। दोस्तों सेक्शन 2 का नाम होता है डेफिनेशंस, ठीक। सेक्शन 2 जो होता है वो होता है डेफिनेशंस। सेक्शन 2 नहीं है हमारी अगली हेडिंग। हमारी अगली हेडिंग है बेसिक टाइप ऑफ कंपनीज। बेसिक टाइप ऑफ कंपनीज, ठीक है जी। बेसिक टाइप ऑफ कंपनीज क्या है? इफ वी कंसीडर द कैपिटल पर्सपेक्टिव, अगर हम कैपिटल के हिसाब से देखें, पर्सपेक्टिव की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, if we consider the capital perspective, company can be divided into public sector and private sector। ये मैं आपको जरा ध्यान से समझा दूं। दोस्तों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को ना अच्छे से समझो पैसों के हिसाब से। दोस्तों तेल बेचने वाली इंडियन ऑयल कंपनी कंपनी तो है ना जी। इंडियन ऑयल कंपनी तो है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बस क्योंकि उसमें 51% से ज्यादा शेयर, 51 या उससे ज्यादा शेयर सरकार के पास हैं, इसलिए वो सरकारी कंपनी हो गई, तो हम उसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी तेल बेच रही है, गैस बेच रही है, पता नहीं कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेच रही है, तो वो प्राइवेट सेक्टर कहलाई, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी शेयर सरकार के पास नहीं है। तुम देखो ध्यान से देखना कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अलग चीज होता है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर पैसों के हिसाब से होता है, और पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी शेयर बेचने के हिसाब से होता है। तो पहला कैटेगरी हम जो पढ़ रहे हैं वो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है। अगर मेजॉरिटी शेयर सरकार के पास है, अगर मेजॉरिटी ओनरशिप सरकार की है, तो सरकार अपने पैसे थोड़ी लाई, पब्लिक से इकट्ठे करें उसने, तो उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर। और अगर मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट सरकार की नहीं है, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। देखो आप, अगर हम कैपिटल पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनियां होती हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनियां। इफ मेजॉरिटी शेयर्स आर held by, if majority shares are held by government or government company, such company belongs to public sector, otherwise it is private sector। ठीक है। both public and private sector have two types of companies, public company and private company। ठीक है जी। पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में प्राइवेट कंपनी होती है, दोनों में पब्लिक कंपनी होती है। ये जरा मैं आपको गहराई से समझा दूं ताकि आपको बिल्कुल भरोसा रहे। देखो भाई, पहले फंड्स की बात करो, पहले इन्वेस्टमेंट्स की बात करो। अगर हम फंड्स के हिसाब से देखें तो दो प्रकार की कंपनियां हो गई, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। अगर पब्लिक सेक्टर देखें तो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट हो गया, और यहां पे मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट बाय अदर देन गवर्नमेंट, सरकार के अलावा वाले लोगों ने करा, बाय अदर देन गवर्नमेंट। ठीक है ना। पहले आराम से देख लो, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट अगर सरकार ने करी तो एक चीज, और सरकार के अलावा किसी ने करी तो एक चीज। अब तुम एक बात सोचना ध्यान से, देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें, आज तक तुम्हारे बैच में बात कुछ और हो तो बात अलग है, बाकी आज तक हर बैच में ऐसा होता है कि जो मैं अगली लाइन अब बोलने जा रहा हूं उसमें बच्चों को आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, है व्हाट इज दिस, हाउ इज दिस पॉसिबल,
ये तो संभव ही नहीं है। अरे भाई वो तुमको ऐसा लग रहा है संभव नहीं है, लेकिन संभव है। लेट मी टेल यू द ट्रुथ। अब मान लो पब्लिक सेक्टर की कोई कंपनी है, थोड़ा जगह बना लेते हैं लिखने के लिए। मान लो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उसमें भी दो केस हो सकते हैं। और मान लो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, इसमें भी दो केस हो सकते हैं। क्या केस हो सकते हैं दो? पहला, शेयर्स कैन बी सोल्ड इन ओपन मार्केट। और यहां पर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? शेयर कांट बी सोल्ड टू ओपन मार्केट। शेयर्स कैन बी सोल्ड इन ओपन मार्केट और कांट बी सोल्ड इन ओपन मार्केट। यहां पर है कैन बी और यहां पर है कांट बी। ठीक है, राइट। इसी प्रकार यहां पर देख लो, यहां पर भी दो प्रकार की कंपनी हो सकती हैं। शेयर्स कैन बी सोल्ड टू ओपन मार्केट और यहां पर हो सकता है शेयर्स कांट बी सोल्ड टू ओपन मार्केट। कैन बी और कांट बी। हां जी, पहले आप लोग इस बात पर यस करो कि आपको यह समझ आया कि नहीं। इतना आपको समझ आ गया कि नहीं समझ आया, मुझे बताओ। शेयर्स कैन बी और कांट बी ये दोनों सेक्टर में होता है। शेयर्स कैन बी और शेयर कांट बी ये दोनों सेक्टर्स में होता है। मुझे बताओ आप लोग, पहले क्लियर हुआ आपको कि नहीं? वो ठीक है कि चैप्टर इनकॉर्पोरेशन का है, इजी है, लेकिन यार बातें तो सब एग्जाम में पूछ रहा है ना। और जब एग्जाम में पूछ रहा है तो कंफ्यूजन तो हो ही सकती है बच्चे को। और अगर कंफ्यूजन हो सकती है तो नंबर तो कट ही सकते हैं। वो ठीक है, तुम फाइनल में हो, मैंने मान लिया, मैं तुम्हारे स्टेटस का सम्मान करता हूं। तुम सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हो, 2-4 महीने बाद तुम्हारे सिग्नेचर कॉस्ट अकाउंटेंट के रूप में चला करेंगे, सब कुछ मान लिया मैंने। लेकिन कितने भी बड़े विद्वान से कहो तुम गाय पे निबंध लिखो, 10 मिनट सोचता है क्या कह रहे हैं। छोटी चीज आदमी को इतनी जल्दी गले नहीं उतरती। बड़े बड़े टॉपिक बच्चे को जल्दी समझ आ जाते हैं। अच्छा, समझ आ गया सबको? अब सोच के देख लो, आश्चर्यचकित मत होना। देखो, जिस कंपनी के शेयर्स कैन भी हैं उसको पब्लिक कंपनी कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ। जिस कंपनी के शेयर ओपन मार्केट में बिक सकते हैं उसको पब्लिक कंपनी कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ। तो सर इधर भी पब्लिक कंपनी लिख दी आपने, इधर भी पब्लिक कंपनी लिख दी, तो मैं क्यों ना लिखूं? इधर भी लिखा है कि शेयर ओपन मार्केट में बिक सकते हैं, इधर भी लिखा है कि शेयर ओपन मार्केट में बिक सकते हैं, तो फिर क्या करूं? सर ये जो पब्लिक कंपनी है ऑफ पब्लिक सेक्टर है और ये पब्लिक कंपनी ऑफ प्राइवेट सेक्टर है। जानते हैं आप, ये जो पहली वाली है, ये जो पहली वाली है वो क्या है बताओ? ये जो पहली वाली है वो है इंडियन ऑयल, फॉर एग्जाम्पल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, सरकारी क्षेत्र वाली। और ये क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट सेक्टर वाली। चेक कर लो तुम, क्लियर हुआ कि नहीं? आराम से देख लो। देखो, बिल्कुल गंभीर होकर सोचना, तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं। दोस्तों, पब्लिक कंपनी यहां भी है, पब्लिक कंपनी वहां भी है, दोनों जगह पब्लिक कंपनी है, दोनों जगह। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताओ? यस, बात समझ आ गई? आराम से चेक करो इसको। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। सर प्लीज मेरी बात संभालना। हां बिल्कुल, तुम्हारी दोस्ती की खातिर जो मेरी और तुम्हारी है, सच बता रहा हूं मैं, अगले पॉइंट में बात स्लिप हो सकती है, प्लीज स्लिप मत होने देना। ठीक है, संभाल के रखना तुम लोग अगली बात को।
कि जो कंपनी, ध्यान से सोचना, जो कंपनी शेयर कैन नॉट बी सोल्ड है वो प्राइवेट कंपनी हुई ना। प्राइवेट कंपनी तो हुई वो। सर ऐसा कैसे हो सकता है, सरकारी क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी कैसे हो सकती है? मैं तो कह ही रहा था बात स्लिप हो जाएगी। यहां भी प्राइवेट कंपनी है, यहां भी प्राइवेट कंपनी है, दोनों जगह प्राइवेट कंपनी है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? प्राइवेट कंपनी का मतलब टाटा बिरला थोड़ी होता है। प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो जनता को शेयर नहीं बेच सकती। मान लो सरकार ने दोस्तों एक कंपनी खोली, और सरकार ने जो कंपनी खोली वो एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर उसने नहीं बेचने, इंडियन ऑयल के बेचती है वो। भाई सरकार ने कंपनी खोली और उसके शेयर वो नहीं बेचना चाहती जनता को, तो नहीं हो सकता क्या ऐसा? कलेश ये है कि लोगों को लगता है प्राइवेट शब्द में जहर है, प्राइवेट शब्द लिखते ही वो गैर सरकारी हो गई। कैसे? प्राइवेट सेक्टर गैर सरकारी होता है, प्राइवेट कंपनी गैर सरकारी नहीं है। प्राइवेट कंपनी कैन बी अ सरकारी प्राइवेट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी कैन बी अ गैर सरकारी प्राइवेट कंपनी। मैं सबूत लेकर आया हूं आप सबको दिखाने के लिए। ठीक है जी, पक्का क्लियर? ये वाली जो प्राइवेट कंपनी है ये है प्राइवेट कंपनी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और ये प्राइवेट कंपनी ऑफ, पहली वाली थी प्राइवेट कंपनी ऑफ पब्लिक सेक्टर और दूसरी है प्राइवेट कंपनी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। आराम से चेक करिए प्लीज। यस प्लीज। हाँ जी सर, हो गया जी, क्लियर? सब लोग बताएं, समझ आ गया? यस प्लीज, फटाफट बताइए, समझ आ गया कि नहीं? प्लीज बताएं समझ आया कि नहीं? सब लोग यस करें। सब लोग बताइए समझ आया? यस प्लीज। यस, हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। सर प्राइवेट कंपनी का जो बेसिक शब्द है उसका अर्थ केवल इतना है कि हम आम जनता को शेयर होल्डर नहीं बनाना चाहते। भारत सरकार ने इंडियन ऑयल खोला, लोगों को शेयर बेचे, लेकिन आपको हैरानी होगी जानकर भारत ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम की कंपनी बनाई और जनता को शेयर नहीं बेचे, बिल्कुल शेयर नहीं बेचे। आइए पहले बताइए, इंडियन ऑयल और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड समझ आया? अब मैं बताता हूं आपको। आपने सुना होगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट्स अ कंपनी एंड दैट्स अ प्राइवेट कंपनी। इट कैन नॉट इशू शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। एंड प्राइवेट कंपनी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये तो भर भर के हैं। हल्दीराम का नाम सुना है आपने? हल्दीराम इज अ प्राइवेट कंपनी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसके शेयर्स नहीं बिकते ओपन मार्केट में।
एंड आई गिव यू द काउंटिंग एज वेल। मैं आपको एग्जैक्ट काउंट बताऊंगा कितने टाइप की कौन सी कंपनियां हमारे देश में हैं। अबे भाई कह रहे हैं इंडियन रेलवेज, यस, मशहूर इंडियन रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि जनता को इसमें लोगों से पैसे नहीं चाहिए। क्लियर हुआ सर? आराम से इसको देख लीजिए पहले, आराम से इसको महसूस कर लीजिए पहले, अच्छे तरीके से समझ लीजिए पहले कि अगर मेजॉरिटी शेयर किसके पास हैं, सरकार के या हमारे, तो हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इसमें केवल इतना है कि शेयर जनता को बिक रहे हैं कि नहीं। सरकारी कंपनी में भी ऐसा हो सकता है कि शेयर जनता को नहीं बिक रहे, गैर सरकारी कंपनी में भी ऐसा हो सकता है कि शेयर जनता को नहीं बिक रहे। क्लियर? अब मैं तुम्हें काउंट दिखाऊंगा अभी। ये देखो, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हैव टू टाइप्स ऑफ कंपनीज which are private company and public company. If company is suffering from following three limitations, it will be a private company, otherwise public company. ये देखो कितना बढ़िया चीज लिखा है। ये तीन मजबूरियां, सौरभ मुखर्जी जी कह रहे हैं हाय, हेलो सौरभ। ये तीन परेशानियां जिस कंपनी के अंदर हैं उसे कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और बाकी सब पब्लिक कंपनियां। देखते हैं वो तीन मजबूरियां कौन सी हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज शैल बी 200। 200 लोगों तक ही मेंबर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय को उसमें काउंट नहीं करते। सच कंपनी इज प्रोहिबिटेड फॉर इनवाइटिंग पब्लिक टू सेल इट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। ये प्राइवेट कंपनी जनता को बुलावा नहीं दे सकती, जनता को निमंत्रण नहीं दे सकती, आम जनता को नहीं बुला सकती शेयर बेचने के लिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज रेस्ट्रिक्टेड विच मींस इट विल टेक प्लेस ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी के शेयर भी आप एक दूसरे को ट्रांसफर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ये तीन मजबूरियां जिस कंपनी के ऊपर लगी हैं उसे प्राइवेट कहते हैं। सो इट इज क्लियर दैट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज अराइज। ध्यान से देखना, एक हो गया प्राइवेट कंपनी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, एक हो गया प्राइवेट कंपनी ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, कंपनियों के एग्जाम्पल मैंने यहां लिख रखे हैं, एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड फॉर एग्जाम्पल, और पवन हंस हेलीकॉप्टर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, पवन हंस हेलीकॉप्टर प्राइवेट लिमिटेड इज अ सरकारी कंपनी एंड इट्स हंस। फिर उसके बाद है पब्लिक कंपनी ऑफ पब्लिक सेक्टर, जैसे कि आईओसीएल, एंड पब्लिक कंपनी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दीज आर द फोर एग्जांपल्स दैट वी हैव। देयर कैन बी मेनी मोर। स्टैटिस्टिक्स ऑफ कंपनीज इज एज फॉलोज। ये स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। स्टैटिस्टिक्स ऑफ कंपनीज इज एज फॉलोज। एक्टिव कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स एज ऑन 31 अगस्त 2019। नहीं, मैं आपको लेटेस्ट वाला डेटा लिखवा देता हूं ना। 31 अगस्त 2023 को, अगस्त कह रहा हूं सॉरी, 31 जनवरी 2023 का जो डेटा है वो मेरे पास है, मैं आपको लिखवा देता हूं। ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या बताया। हमारे देश में 31 जनवरी 2023 के दिन, एज ऑन 31 जनवरी 2023, व्हाट इज द एग्जैक्ट काउंट? आई हैव दैट काउंट, आई कैन टेल यू। तो पहले आप ये टेबल बना लीजिए, और इस टेबल में मैं काउंटिंग ठीक करवा देता हूं, आप लोग इसे सही कर लीजिए। ये टेबल कॉपी करिए पहले। हाँ जी सर,
ये टेबल ड्रॉ कर लीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट काउंटिंग लिखवा देता हूं। एमसीए की वेबसाइट से मैं अभी ओपन करके आपको दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट हमारे देश में कितनी कंपनियां हैं। पहले आप ये टेबल ड्रॉ कर लीजिए। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, पब्लिक लिमिटेड कितनी है, जिसमें से लिस्टेड और अनलिस्टेड कितनी है, प्राइवेट कंपनी कितनी है, उनमें से ओपीसी कितनी है, और टोटल कंपनियां कितनी है, सरकारी क्षेत्र की, गैर सरकारी क्षेत्र की, और टोटल। ये एग्जैक्ट काउंट मैं भी आपको लिखवाऊंगा। आप इसको पहले टेबल को कॉपी करिए और इस टेबल के अंदर हम नोटिंग्स करेंगे। कर लिया होगा आपने कॉपी, तो चलिए अब हम चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम इस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर हैं, एमसीए की वेबसाइट पर हैं हम। यहां पर आपको आना है डेटा एंड रिपोर्ट्स पे। डेटा एंड रिपोर्ट्स पर क्लिक करके यहां पर आना है मंथली इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर। मंथली इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बाद जनवरी 23 तक की फाइल अभी अपडेटेड है। ठीक है जी। बच्चा पूछ रहा है क्या ये टेबल एग्जाम में पूछते हैं? नहीं सतीश जी, ये टेबल एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एज अ फाइनल स्टूडेंट यू मस्ट नो हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन इंडिया। अप्रोक्सीमेट फिगर तो बच्चे को याद रहनी चाहिए, कहीं नहीं तो इंटरव्यू में ही कम से कम आपको पता रहना चाहिए कि हमारे देश में कितनी कंपनियां हैं। तो बस आपको थोड़ा पता रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखवाया। मैं आपको एग्जैक्ट काउंट दिखाता हूं और यहां पर आपको पता चल जाएगा कि कितनी कंपनियां हमारे देश में हैं। उस टेबल पर मैं आ जाता हूं, पेज नंबर 12 पर है शायद वो पेज। यस, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है वो हमको देखनी है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का जो टोटल है वो अपने को देखना है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है 1565, जिसमें से लिस्टेड 77 है और 1488 ये हैं। तो सरकारी क्षेत्र की 77 और 1488, 77 और 1488, फिर उसके बाद 1565 टोटल हो गया, राइट। नॉन गवर्नमेंट में 67545, पहले 6662, 6662, 60883, फिर उसके बाद 150, ये 67545, 67545, फिर उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 654 और 1436727, 1436727, फिर उसके बाद इसमें से 1% कंपनियां कितनी हैं, इधर 0, 45360। हाँ जी सर। सो दिस इज द काउंट, इसको आप लोग आराम से नोट कर लो। मैं टोटल कर देता हूं आपके लिए, फिर उस टोटल को मैच कर लेंगे। हाँ जी, तो 1565 प्लस 67545, 69110, फिर उसके बाद 6662 प्लस 77 6739, उसके बाद 60883 प्लस 1488, 62371, राइट। तो 62371 प्लस 6739, 69110, ऑल राइट।
So now 654 plus 1436 727 1437 381 and total OPC is common 45,360 और ये जो 45,360 है ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। टोटल कंपनियां अगर अपने को काउंट करनी हो तो 1545 प्लस 654 2199। टोटल देश में जो सरकारी कंपनियां है वो 2199। आप देखिए हमारे देश में 2199 ही केवल पीएसयूज हैं। एग्जैक्ट काउंट अगर आपको पीएसयूज का चाहिए ना तो ये रहा आपके सामने 2199 कंपनियां हमारे देश में सरकारी हैं, जिनमें से 654 सरकारी कंपनियां प्राइवेट नेचर की हैं, राइट। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट वाले का टोटल कर लेते हैं 67545 प्लस 1436 727, so it's 1504272 and its total with 2199 is 1506471. That's the exact count. तो आप सब लोग इसको ठीक कर लीजिए, प्लीज इसे चेक कर लीजिए। हाँ जी, इसका ये लेटेस्ट फिगर है दोस्तों आज तक की, ठीक है। आज तक का लेटेस्ट फिगर है। यस, हाँ जी दोस्तों, हो गया, नोट कर लिया सबने। आगे बढ़े, सब लोग बताइए, नोट कर लें इसको। जी हाँ दोस्तों, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब है सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 3 यशवंत कह रहे हैं ये सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर है। हाँ, मतलब मैंने लिमिटेड बाय शेयर का काउंट लिखवाया है, वैसे आप देखना चाहो तो लिमिटेड बाय गारंटी का भी टोटल है, ये देख लो। लिमिटेड बाय गारंटी का भी टोटल अपने पास है। लिमिटेड बाय गारंटी में टोटल कंपनियां सरकारी 34 है और गैर सरकारी 10,187 है, 10,187। सो वी हैव गवर्नमेंट कंपनीज इन गारंटी कैटेगरी एज वेल, ठीक है। चलो, सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी कैसे खुलती है, कंपनी कौन खोल सकता है, ये थोड़ा सा आप यहां पर समझेंगे। इससे पहले कि हम सेक्शन 3 शुरू करें, कम से कम आप लोग को इतना समझ लेना चाहिए कि कंपनी खोलने के लिए टाटा बिरला होना जरूरी नहीं है। मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इतनी बेसिक बात आपको बताते हुए, लेकिन आपको पता होगा कि हमारे देश में छोटे से छोटा व्यवसाय भी कंपनी के रूप में किया जा सकता है। छोटे से छोटा कारोबार भी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के नेचर में किया जा सकता है। हमारे देश के अंदर दोस्तों कई ऐसी कंपनियां हैं जो आपको मिल जाएंगी देखने में, जिनका लेवल ऑफ बिजनेस टाटा बिरला जैसा नहीं है, बट वो कंपनियां हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को नया कारोबार खोलना हो तो कंपनी वो नहीं खोल सकता, या कंपनी खोलने के लिए 2-4 करोड़ रुपए चाहिए तभी कंपनी खुलेगी। सर पहले किसी जमाने में ना ऐसा था कि प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए थी और पब्लिक कंपनी खोलने के लिए मिनिमम 5 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए होती थी। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए 2 रुपए की कैपिटल चाहिए, वो नाम के आगे लिखना होता है ना कितने रुपए के शेयर लिए, तो हम लिख देंगे 1 रुपए का शेयर लिया इन्होंने। पब्लिक कंपनी खोलने के लिए 7 रुपयों की जरूरत है, बस 7 रुपीज का कैपिटल। वो भी लॉ में तो 0 लिखा है, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है कि शेयर होल्डर के नाम के आगे लिखना पड़ता है कि इस शेयर होल्डर ने कितने रुपए के शेयर खरीदे, तो एक शेयर होल्डर कम से कम 1 शेयर खरीदेगा, 1 शेयर कम से कम 1 रुपए का होगा, ये बात है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखो, बिट्टू टिक्की वाला प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है,
बिट्टू टिक्की वाला प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ, हाँ यशवंत सही कह रहे हैं, बॉबी टिक्की वाला प्राइवेट लिमिटेड, वहां चांदनी चौक में दिल्ली के लाल किले के सामने आप चांदनी चौक में जाएं तो वहां पर जलेबी वाला प्राइवेट लिमिटेड है। बताओ, छोटी सी दुकान और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। भाई तो ये तो हमारी और आपकी मर्जी है ना कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं। तो पहले तो अपने मन से वो वहम निकालो कि कंपनी खोलने का मतलब ये खतरनाक बिल्कुल चंडीगढ़ वाला टावर, ऐसे कुछ जरूरी थोड़ी होता है। कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय एनीवन फॉर एनी लॉफुल पर्पस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिएशन एंड इनकॉर्पोरेशन। ये क्या बात हुई, कैसी इंग्लिश की बातें होने लगी बताओ। इंग्लिश के दो शब्द हैं, क्रिएशन और इनकॉर्पोरेशन। क्या फर्क है दोनों में? क्रिएशन का मतलब होता है खोलना। अब हम अपना नया बिजनेस खोल रहे हैं। और इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? खुलवाना। ओहो, समझ आया? हमने प्रोप्राइटरशिप खोली, हमने पार्टनरशिप खोली, लेकिन हमने कंपनी खोली ये नहीं हो सकता। हमने कंपनी खुलवाई, हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप खुलवाई। दोबारा सुन लीजिए आप ध्यान से। हम क्रिएशन और इनकॉर्पोरेशन के शब्दों का फर्क समझ रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन का और क्रिएशन का। क्रिएशन का मतलब है ऐसा व्यवसाय जो हम स्वयं खोल सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप खोलने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं। ये पेन उठाया और सड़क पे खड़े होकर बेचने लगे। हाँ भाई पेन लोगे, पेन लोगे, पेन लोगे, एनीबडी पेन, पेन चाहिए, हो गई प्रोप्राइटरशिप। उसमें क्या करना है? यू कैन ओपन प्रोप्राइटरशिप योर सेल्फ, यू कैन ओपन पार्टनरशिप योर सेल्फ, यू कैन नॉट ओपन कंपनी योर सेल्फ, यू हैव टू गेट इट ओपन्ड। कंपनी खुलवानी पड़ती है, खुलती नहीं है, ये समझ लीजिए आप। और जो चीज खुलवानी पड़े वो इनकॉर्पोरेशन होता है, क्रिएशन नहीं। एक अच्छा सवाल बच्चे ने पूछा है कि फॉरेन कंपनी हमारे देश में कितनी है। एक स्टैटिस्टिक्स में आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। हां जी, एज ऑन 31 जनवरी 2023 there were a total of 5099 foreign companies registered in India, जिनमें से 65% were active. Of the 18 new overseas business entities that were registered with the MCA during November to 22, 28% were established in Maharashtra, 17% in Delhi, Karnataka, 11% in Gujarat. मतलब ये हुआ, ये है फॉरेन कंपनीज का एग्जैक्ट स्टेटस। 5099 फॉरेन कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया। ठीक है, $5099। ठीक है, चलो। तो इनकॉर्पोरेशन और क्रिएशन में जो फर्क है वो समझ आ गया। इनकॉर्पोरेशन मींस गेटिंग द कंपनी क्रिएटेड फ्रॉम अथॉरिटीज बाय अस। हम अगर अधिकारियों से अपने लिए कंपनी खुलवा लें तो उसे बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। दिस इनकॉर्पोरेशन कैन बी अप्लाइड बाय फॉलोइंग नंबर ऑफ पीपल। अगर हमें कंपनी खोलनी हो तो कम से कम इतने लोग हमारे पास होने चाहिए। मिनिमम 7 लोग चाहिए पब्लिक कंपनी खोलने के लिए, मिनिमम 2 लोग चाहिए प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए, और एग्जैक्टली एक आदमी चाहिए ओपीसी खोलने के लिए, विच शैल बी इन द नेचर ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 7 लोग चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए, 2 लोग चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए, एक आदमी चाहिए ओपीसी के लिए। लेकिन जो ओपीसी है वो प्राइवेट नेचर की मानी जाती है। इसका मतलब टोटल टाइप्स जो है वो 2 ही हैं, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी नॉर्मली 2 लोगों वाली होती है, बट 2 में से एक वाली भी कुछ होती है जिसको बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। ठीक है जी, इतने लोग होने चाहिए तभी आपकी कंपनी खुलेगी। दीज एप्लीकेंट्स, ये जो मिनिमम लोग चाहिए, आर एक्चुअली फर्स्ट शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी, ऑल्सो कॉल्ड सब्सक्राइबर्स। ये लाइन थोड़ा ध्यान से देखो आप। जो लोग अभी आपने पढ़ा कि आपको मिनिमम चाहिए कंपनी खोलने के लिए, वो 7
वो टोटल 2, वो 1 क्या कहलाता है? फर्स्ट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जीवन में आने वाले जो पहले शेयर होल्डर्स हैं उनको कहा जाता है सब्सक्राइबर्स। तो देखो, आपको एक अच्छी बात यह भी पता चली आज कि फर्स्ट शेयर होल्डर्स का ही दूसरा नाम सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर नाम से कोई विशेष कैटेगरी नहीं होती है। सब्सक्राइबर नाम से कोई मुश्किल सा कोई और पद कंपनी में क्रिएटेड नहीं होता है। बस जिसके पास कंपनी के जीवन के सबसे पहले शेयर्स पहुंचे उसको फर्स्ट शेयर होल्डर के साथ साथ सब्सक्राइबर भी कहा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमको यह बात समझ आई कि फर्स्ट शेयर होल्डर्स का मतलब है सब्सक्राइबर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 चाहिए, और 1% कंपनी में मिनिमम मैक्सिमम का कोई लोड नहीं है, वहां पर हमें केवल 1 चाहिए बस। समझ आ गई बात? चलो, कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। जो कंपनी खुलेगी वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, और अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। वैसे आगे एक टॉपिक आएगा टाइप ऑफ कंपनीज का, तो वहां पर आपको पता चलेगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, और अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है। मैं थोड़ा सा यही बता देता हूं आपको। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि एक कंपनी के जो मेंबर्स बनेंगे वो शेयर खरीदने के बाद बनेंगे। जितने रुपए के उन्होंने शेयर्स खरीदने हैं बस उतने रुपए देने की उनकी लायबिलिटी है। उतने रुपए उन्होंने पैसे दे दिए, अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है और पैसे देना। कंपनी के पास पैसे नहीं है तो बंद हो जाए, लेकिन शेयर होल्डर अपना घर का पैसा नहीं देंगे, वो सुरक्षित हैं। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है कि जो मेंबर्स हैं उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, जो मेंबर्स हैं उन्होंने लिखित में गारंटी दी है कि वो जब कंपनी का जरूरत पड़ेगा वो पैसा दे देंगे। और अनलिमिटेड कंपनी बिल्कुल पार्टनरशिप की तरह है। अनलिमिटेड कंपनी में पार्टनरशिप की तरह जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब आपको पैसे देने पड़ेंगे। कंपनी के शेयर होल्डर्स विल हैव टू गिव मनी फ्रॉम देयर ओन पॉकेट व्हेनेवर नीडेड। जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब लोगों को, शेयर होल्डर्स को अपने घर से पैसे लाके भरने पड़ेंगे। मतलब देयर इज नो लिमिट ऑन देयर लायबिलिटी, देयर इज नो एंड ऑन द लायबिलिटीज लिमिट। ठीक है ना? चलो, और बाकी कंपनी के बारे में डिटेल आपको पढ़ने की आवश्यकता वैसे है नहीं, टाइप ऑफ कंपनीज आगे आएगा तो वहां पढ़ लेना। प्रोविजंस रिलेटिंग टू 1% कंपनी एज कंटेन्ड इन सेक्शन 3, ये जरा मैं आपको बता दूं। 1% कंपनी से संबंधित अलग से कोई सेक्शन नहीं, आप चेक कर लीजिए। 1% कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी है, बस हाँ उतना तो सही है। कंपनी लॉ में 470 सेक्शंस हैं और उन 470 सेक्शंस में से एक भी सेक्शन के अंदर 1% कंपनी के रूल्स नहीं दिए हुए। सेक्शन 3 जो कंपनी के खुलने का सेक्शन है उसी के अंदर 1% कंपनी के रूल्स हैं। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा। देयर इज नो डेडिकेटेड सेक्शन, देयर इज नो डेडिकेटेड सेक्शन फॉर 1% कंपनी इन द एंटायर कंपनी लॉ। In the entire company law, there is no dedicated section for OPC. However, the क्या कहते हैं उसे, सेक्शन 3 जो फॉर्मेशन वाला सेक्शन है उसी में OPC के थोड़े से रूल्स हैं। अच्छा, लक्ष्मण भाई का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं सोच भी रहा था कि मैं वो आपको दिखा दूं उसका आंसर। क्या अनलिमिटेड कंपनियां जो अभी हमने सुनी, अनलिमिटेड कंपनी आज भी है या ये सिर्फ किताबों में लिखा है? क्या अनलिमिटेड कंपनी आज भी हमारे देश में जिंदा है? जी हां, जिंदा है। मैं दिखाता हूं आपको। बहुत कम है लेकिन है। आज भी हमारे देश में अनलिमिटेड कंपनीज हैं। ये देखिए आप, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरी कैटेगरी कंपनीज विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। कितनी है जरा देखिए, 4 कंपनियां तो सरकारी हैं अनलिमिटेड वाली,
और 292 कंपनियां गैर सरकारी हैं अनलिमिटेड वाली, 296 टोटल अनलिमिटेड कंपनियां हैं आज भी हमारे देश में। यह है वो सत्य जो हमें नजर आ रहा है, ये वो सच्चाई है जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। अक्सर हमें लगता है अरे हां अनलिमिटेड कंपनी कहां से आ गई देश में, देख लो जी यहां से आ गई देश में, ठीक है चलो खैर वापस आ जाओ। वो ओपीसी के जो छोटे छोटे रूल्स हैं वो जरा देख लेते हैं। 1 पर्सन कंपनी रिक्वायर सोल मेंबर एज वेल एज नॉमिनी। 1 पर्सन कंपनी खोलने के लिए असल में 2 लोग चाहिए। एक तो सोल मेंबर, इसके पास 100% शेयर्स होंगे, 100 के 100% शेयर इसके पास होंगे। और दूसरा नॉमिनी, ऐसा आदमी चाहिए जो कि अगर मर जाए हमारा शेयर होल्डर तो दूसरा उसकी जगह नॉमिनी बन जाए। ठीक है ना, समझ आई आपको बात? अच्छा एक बात ध्यान से सुनना कि ये जो शेयर होल्डर है 100% वाला, अकेले वाला जो शेयर होल्डर है, इसका नॉमिनी कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर कोई पारिवारिक सदस्यता वाली बातें नहीं चल रही है कि हम अपने बच्चे को ही नॉमिनी बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति हमारा नॉमिनी बन सकता है। यदि हम नहीं रहते तो हमारी जगह वो हमारी कंपनी का मेंबर बन जाएगा। सच नॉमिनी विल बिकम द मेंबर इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द सोल मेंबर। ठीक है। रिटन कंसेंट ऑफ सच नॉमिनी शैल बी फाइल्ड विद आरओसी। लिखित में उस नॉमिनी से कंसेंट लेकर आरओसी को जमा करना जरूरी है। और क्या सर, मान लो कोई अपनी संपत्ति किसी के नाम कर दे, मान लो किसी की संपत्ति के हम नॉमिनी हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं। मान लो आप अपनी संपत्ति में किसी को नॉमिनी बना रहे हो तो उसके लिए तो मजे की बात है, उससे पूछने की क्या जरूरत है? फिर यहां क्या जरूरत है पूछने की? आप लॉजिक सुन रहे हो? मैंने कहा कि अगर कोई आदमी अपनी संपत्ति में किसी को वो बना देता है नॉमिनी तो चलो समझ आता है भाई वो अपनी संपत्ति अपने जाने के बाद इसको देना चाहता है, तो उससे कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, तो अच्छी बात है नॉमिनी बन रहा है वो। लेकिन 1 पर्सन कंपनी के अंदर ऐसा है कि जिसको नॉमिनी बनाओगे उससे लिखित में लेना है कि हाँ वो नॉमिनी बनने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि यहां पर ओपीसी का जब वो मेंबर बन जाएगा, मेन वाले मेंबर के मरने के बाद जब नॉमिनी मेंबर बन जाएगा तो उसके हाथों में खाली ऐसे थोड़ी लायबिलिटी भी तो आएगी। ओपीसी का संपत्ति उसको मिलेगा तो ओपीसी संभालने की जिम्मेदारी भी तो उसको मिलेगी। वैसे तो एक आदमी नॉमिनी बनकर किसी की संपत्ति प्राप्त कर ले तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन एक आदमी नॉमिनी बनकर, ध्यान से सुनना, एक आदमी नॉमिनी बनकर किसी की जिम्मेदारी संभालेगा तो उससे भी तो पूछोगे भाई तू जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है कि नहीं? ये बात है। रिटन कंसेंट ऑफ सच नॉमिनी शैल ऑल्सो बी फाइल्ड विद आरओसी। सच नॉमिनी कैन विड्रॉ हिज कंसेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है किसी भी समय, जब उसका दिल करा भाई अब आगे नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, उसमें क्या है। सिमिलरली सोल मेंबर कैन चेंज नॉमिनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। भाई ऐसा समझो जैसे ये रेजिग्नेशन और ये रिमूवल है ना। बात समझ आई सर आपको? सच नॉमिनी कैन विड्रॉ हिज कंसेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और सिमिलरली सोल मेंबर कैन चेंज नॉमिनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब मान लो नॉमिनी कह रहा है कि मैं तो कल से नहीं आऊंगा, मेरा नाम हटाओ, तो ये इस्तीफा जैसे ही तो हो गया। और अगर मान लीजिए वो सोल मेंबर वो नॉमिनी से कह रहा कल से मत आइयो, तेरा नाम हटा रहा हूं मैं, तो वो रिमूवल हो गया। ठीक है लक्ष्मण भाई, महमूद जी, आपको बिल्कुल उदाहरणों से भर दूंगा मैं, देखिएगा। आई विल रिलीज द एग्जैक्ट लिस्ट ऑफ अनलिमिटेड कंपनीज, बेफिक्र रहिए आप।
चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, ऑल सच चेंजेस शैल बी रिकॉर्डेड इन द मेमोरेंडम एंड विल बी इन्फॉर्म्ड टू रजिस्ट्रार। मतलब नॉमिनी खुद चला जाए या हम उसे हटा दें, हर बात की सूचना रजिस्ट्रार तक पहुंचनी चाहिए। When nominee changes, updation of his name in memorandum is not considered as alteration of memorandum. मेमोरेंडम के अंदर चेंजेस करने के सर बड़े लंबे लंबे प्रोसेस आपको अभी पढ़ाए जाएंगे। तो यहां पर ये लिखा है कि अगर नॉमिनी का नाम चेंज कर रहे हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मेमोरेंडम में अपडेशन नहीं है। हाँ सर, क्या वो मैंने फोटो भेजी थी, वो कंपनियों की काउंटिंग लिखी हुई है नोट्स में इनकॉर्पोरेशन में, तो वो पुरानी थी, उसको चेंज करके नया करना था। बाद में बता दूंगा कैसे करना है। हाँ जी सर, अगला पॉइंट, नॉमिनी मस्ट बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म नंबर INC 32। INC 32 जो है ना, वो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म माना जाता है। INC शब्द मतलब इनकॉर्पोरेशन, मतलब ये जो INC 32 है ये असल में एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन है। एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन जब आप फॉर्म भरते हो उसी में आपको नॉमिनी भी लिख देना है। कंसेंट ऑफ द नॉमिनी शैल बी ऑब्टेन्ड इन फॉर्म नंबर INC 3। जो उससे नॉमिनी से लिखवाना है ना कि हां मैं नॉमिनी बनने को तैयार हूं, तो वो INC 3 करके फॉर्म है जिसमें हमें करना है। हां जी, स्पाइस 32, हाँ वो तो स्पाइस तो सिस्टम का नाम है। लक्ष्मण भाई कह रहे हैं कि INC 32 स्पाइस बोलते हैं उसको, वो सही बात है, क्योंकि स्पाइस शब्द जो है वो इनकॉर्पोरेशन करने का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। एक स्पाइस, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। स्पाइस तो सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली करके जो हमारा सिस्टम है, उसके अंदर 32 नंबर का फॉर्म इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन है। इट मींस इनकॉर्पोरेशन रिक्वायर्स बोथ INC 32 एज वेल एज INC 3। मतलब अगर OPC खोलना हो तो आपको दोनों फॉर्म चाहिए, INC 32 भी चाहिए और INC 3 भी चाहिए। INC 32 तो हो गया इनकॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन, और INC 3 हो गया उस व्यक्ति का कंसेंट जिसको हम नॉमिनी बना रहे हैं। Nominee can withdraw his consent at any point of time by writing a letter to the company for which no format has been specified। मतलब अगर नॉमिनी अपना इस्तीफा देना चाहता है तो उसका कोई डिजाइन नहीं है, बस वो कंपनी को लिख दे कि मैं कल से नहीं आऊंगा, ठीक है। When nominee withdraws his consent, अगर नॉमिनी अपनी कंसेंट वापस लेता है, it shall be the duty of sole member to inform ROC about new nomination in form number INC 4 within 15 days along with the written consent of new member। न्यू मेंबर नहीं, न्यू नॉमिनी। ये शब्द ध्यान से देखिएगा, मतलब अगर पुराना वाला नॉमिनी छोड़ के चला गया तो अगले 15 दिन में अपने को नया नॉमिनी रखकर ROC को इन्फॉर्म करना है। उसका फॉर्म नंबर है 4। सोल मेंबर अपनी मर्जी से भी हटा सकता है पुराने नॉमिनी को। सोल मेंबर कैन ऑल्सो चेंज हिज नॉमिनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सिंपली बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर INC 4 along with the consent of new nominee। If the nominee becomes member, he will appoint another nominee within 30 days। ये क्या है, मान लो जो ओरिजिनल वाला मेंबर है वो मर जाए तो जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाएगा, फिर वो नए आदमी को नॉमिनी रख लेगा 30 दिनों के अंदर। तो सेक्शन 3 जो है दोस्तों वो समाप्त हो गया। सेक्शन 3 के अंदर जो भी चीजें थी वो पूरी हो गई। आपके सुकून के लिए आपको याद दिला देता हूं मैं कि टोटल 22 सेक्शन है केवल इनकॉर्पोरेशन में, केवल 22, और हमने तीसरा सेक्शन पूरा कर लिया है। टोटल 22 सेक्शंस में इनकॉर्पोरेशन समाया हुआ है। उसके साथ साथ निधि कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनी भी
इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर में ही रखे गए हैं। सेक्शन 3 पूरा हुआ, बधाई आप सबको। ठीक है, चलो सब लोग बताओ सेक्शन 3 समझ आ गया? हाँ जी, सब लोग बताएं क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इनकॉर्पोरेशन दोस्तों बहुत आसान, बहुत सिंपल चैप्टर है, आपके लेवल का है नहीं, बस पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो सेक्शन 3A, ये ऑब्वियस ही बात है कि ये बाद में जोड़ा गया है सेक्शन, इसीलिए इसका नाम 3A है। मेंबर्स सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। वैसे तो मेंबर की लायबिलिटी कभी होती नहीं, कंपनी तो लिमिटेड लायबिलिटी वाली होती है। मेंबर्स अपनी जेब से कभी जिम्मेदार होते ही नहीं, मेंबर्स कभी लायबल नहीं होते। ये क्या आ गया, मेंबर सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस? मतलब इसका मतलब यह है कि जरूर सेक्शन 3A में कुछ ऐसा लिखा है जिसके हो जाने पर शेयर होल्डर अलग अलग भी लायबल हो जाएंगे, अपनी अपनी जेबों से इन्हें पैसे देने पड़ जाएंगे। सेक्शन 3A के अंदर कुछ ऐसा लिखा है जिससे शेयर होल्डर को अपनी जेब से पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। तो ऐसा क्या है भाई? वैसे तो कलेक्टिव लायबिलिटी कंपनी की होती है, इंडिविजुअली कभी शेयर होल्डर लायबल होता ही नहीं, लेकिन यहां हो जाएगा। तो कुछ तो कांड कराए इन बदमाशों ने, आइए देखते हैं क्या कर लिया इन लोगों ने। ईच कंपनी मस्ट कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एज प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 3। सेक्शन 3A में पहली बात लिखी है कि सभी कंपनियों में कम से कम जितने लोग होने चाहिए उतने हमेशा होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और पब्लिक और 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1। ये इतने लोग कंपनी के पास हमेशा रहने चाहिए। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स गो बिलो लिमिट, अगर मेंबर्स की संख्या लिमिट से नीचे चली जाएगी, इट शुड बी इंक्रीज्ड बैक इन 6 मंथ्स। मान लो जैसे 7 लोग होने चाहिए हमारी कंपनी में, मान लो जैसे हमारी कंपनी के अंदर 7 लोग होने चाहिए, हमारी पब्लिक कंपनी है, और अगर हमारी पब्लिक कंपनी में 7 लोग होने चाहिए, 7 ना रहे, 7 से नीचे गिर गए, तो कोई बात नहीं, मृत्यु को कौन रोक पाया है, जाने वाले को कौन रोक पाया है, जो हो रहा है होने दो, लेकिन भाई कम से कम वापस इंक्रीज बैक तो कर लो। जितने लोग कम हो गए, वापस इंक्रीज तो करो। तो वो कहने का मतलब है कि यहां पर 6 महीने के अंदर आपको वापस मिनिमम लोग उठा लेने होंगे। इफ द इंक्रीज कुड नॉट टेक प्लेस इन 6 मंथ्स, अगर वापस 6 महीने के अंदर मिनिमम लोग रिस्टोर नहीं हुए, अगर वापस 6 महीने के अंदर मिनिमम लोग जितने होने चाहिए उतने नहीं हुए, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है जी, पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट इज नॉट इन द टर्म्स ऑफ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट। पनिशमेंट ये नहीं है कि इतना जुर्माना दे दो, इतने टाइम की जेल हो गई ना, ऐसा कुछ नहीं है। द ओनली कॉन्सिक्वेंस इज दैट ऑल मेंबर्स कैरिंग ऑन बिजनेस इवन आफ्टर 6 months विल बिकम पर्सनली लायबल फॉर द डेट ऑफ द कंपनी। ओहो, ये है खतरा। तुम्हें 6 महीने दिए थे ना, 6 महीने के अंदर तुम वापस शेयर होल्डर की संख्या उतनी क्यों नहीं कर पाए जितनी होनी चाहिए? अब नहीं कर पाए तो तुम भुगतो। बचे हुए जितने लोग हैं, अगर उन्होंने बिजनेस चालू रखा 6 महीने के बाद भी और कंपनी को बंद नहीं करा, तो वो लोग पर्सनली लायबल हो जाएंगे, उन्हें अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। पहले बताओ क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? समझ आया कि नहीं समझ आया? सेक्शन 3A इज सो नाइस। ओके, चलो अगला सेक्शन है सेक्शन 4, मेमोरेंडम। अब सबसे पहले तो मैं सेक्शन 4 के बारे में
मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं सेक्शन 4 मेमोरेंडम के बारे में कि लोगों को जन्म जन्मांतरों से मेमोरेंडम के बारे में जो ज्ञान है वही गलत रटा हुआ है लोगों को आपको नहीं, आप तो अच्छे लोग हैं, नए लोग हैं, आपको तो सब नया वाला ही याद है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक जानकारी होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर 5 पैराग्राफ होते हैं और अगर ये मेमोरेंडम 1% कंपनी का है तो उसमें 6 पैराग्राफ होते हैं और ये पैराग्राफ फिक्स हैं, इनका सीरियल नंबर भी फिक्स है। और अगर आप पुराने कंपनी लॉ और नए कंपनी लॉ को कंपेयर करेंगे तो पैराग्राफों की संख्या अलग अलग है। इसलिए पुराने कंपनी लॉ से पैराग्राफों की संख्या मत याद करिएगा। नए कंपनी लॉ के हिसाब से सेक्शन पढ़ने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5 पैराग्राफ होते हैं एक नॉर्मल कंपनी के मेमोरेंडम में और 6 पैराग्राफ होते हैं 1% कंपनी के मेमोरेंडम में। आपको सुन के लग रहा होगा सर उल्टा बता रहे हैं, 1% कंपनी तो छोटी सी होती है, उसमें तो 5 होने चाहिए। और प्राइवेट और पब्लिक कंपनियां जो हैं उन सभी प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों के लिए तो ज्यादा होने चाहिए, 6 होने चाहिए, लेकिन उल्टा है। प्राइवेट कंपनियां, पब्लिक कंपनियां जो एक आदमी से ज्यादा वाली जितनी कंपनियां, उनमें कम पैराग्राफ चाहिए 5 और 1% कंपनी वाली कंपनी में पैराग्राफ चाहिए 6। ठीक है जी। अब मैं आपको पैराग्राफों के नाम बताता हूं। मेमोरेंडम एक प्रकार का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम का मतलब होता है राजाज्ञा, चार्टर मतलब राजा की आज्ञा, राजा का आदेश। तो राजा समझ लो प्रमोटर को, जिसने कंपनी खोली और उसने आपको ये आदेश दिए कि यही मानना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, कंपनी को इस प्रकार ही चलाना पड़ेगा। ये देखिए आप, मेमोरेंडम इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 56 एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or this act। मतलब जो ओरिजिनल हमने बनाया हमारी कंपनी का मेमोरेंडम वो भी मेमोरेंडम है और समय समय पर अगर हम उसमें बदलाव कर देते हैं तो भी वो मेमोरेंडम ही है। दोनों ही मेमोरेंडम है। कहने का मतलब यह है कि परिवर्तन करा जा सकता है मेमोरेंडम में, राजा की आज्ञा को भी बदला जा सकता है, चाहे इस कंपनी लॉ के हिसाब से चाहे पुराने कंपनी लॉ के हिसाब से, एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट मीन्स मेमोरेंडम इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट which defines a specified consent which can be altered whenever required. Original as well as altered memorandum will have same validity, दोनों की बराबर बातें हैं। Following are the specified contents of memorandum। नीचे दिए गए कंटेंट हैं जो मेमोरेंडम में पाए जाते हैं, स्पेसिफाइड कंटेंट। तो याद रखिएगा प्लीज कि 6 पैराग्राफ 6 कंटेंट होते हैं 1% कंपनी में और 5 कंटेंट होते हैं बाकी सब कंपनियों में। नेम ऑफ द कंपनी विद सफिक्स वेदर लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, बट चैरिटेबल कंपनी नीड नॉट टू यूज सफिक्स। ये देखो आप, सबसे पहला कंटेंट होता है कंपनी का नाम और कंपनी के नाम के साथ साथ जोड़ना होता है सफिक्स। सफिक्स मतलब जो आपके नाम के आगे लगाया जाएगा, या तो लिमिटेड या तो प्राइवेट लिमिटेड। हां, लेकिन चैरिटेबल कंपनी होती है एक, उसको यह जरूरी नहीं कि वो अपने नाम के आगे, चैरिटेबल कंपनी को यह जरूरी नहीं कि वो अपने नाम के आगे सफिक्स लगाए, वो प्राइवेट लिमिटेड लगाए ना लगाए कोई बात नहीं। तो पहला कंटेंट होता है कंपनी का नाम। दूसरा, नेम ऑफ द स्टेट, राज्य का नाम। अच्छा, दूसरा है राज्य का नाम, इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी शैल बी सिचुएटेड। शैल बी सिचुएटेड, जरूरी नहीं है ना कि कंपनी खोलने से पहले रजिस्टर्ड ऑफिस हो जाए।
हमारी चॉइस है कि हम रजिस्टर्ड ऑफिस पहले लें या बाद में लें। तीसरा कंटेंट है ऑब्जेक्ट, जिनके लिए हमारी कंपनी खुल रही है। अगला कंटेंट है लाइबिलिटी, वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड, इफ लिमिटेड वेदर बाय शेयर्स और बाय गारंटी। और अगर हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल क्लॉज में, विद द डिविजन ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस, शेयर सब्सक्राइब्ड बाय सब्सक्राइबर शैल बी स्पेसिफाइड ऑपोजिट टू देयर नेम्स। इट इज कंपल्सरी टू टेक एटलीस्ट 1 शेयर। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ई वाला, इसे ध्यान से सुनो। पहले वाले को बोलते हैं नेम क्लॉज, दूसरे वाले को बोलते हैं स्टेट क्लॉज, तीसरे वाले को बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथे वाले को बोलते हैं लाइबिलिटी क्लॉज, पांचवें वाले को बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर हम टोटल कैपिटल बताते हैं, क्वांटिटी ऑफ शेयर बताते हैं, प्राइस ऑफ शेयर बताते हैं, किसने कितने शेयर लिए हैं ये बताते हैं। ये सब कुछ इसमें आता है। पहले ऐसा नहीं था। पुराने कंपनी लॉ में सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता था, जो नए कंपनी लॉ में नहीं होता, लेकिन कोई समझता ही नहीं। पुराने कंपनी लॉ में सब्सक्रिप्शन क्लॉज नाम से भी क्लॉज होता था मेमोरेंडम में, लेकिन नए कंपनी लॉ में जो कैपिटल क्लॉज है उसी के अंदर सब्सक्राइबर्स के शेयर्स भी बताए जाते हैं। और आखिरी छठा क्लॉज होता है, इन केस ऑफ 1% कंपनी, नेम ऑफ द नॉमिनी शैल बी स्पेसिफाइड। नॉमिनी का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, चल। नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। ऑब्वियसली भाई, आप नई कंपनी खोल रहे हो तो आपका नाम किसी पुरानी कंपनी के सिमिलैरिटी वाला नहीं होना चाहिए, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के जैसा आपका नाम नहीं होना चाहिए ना। गलत बात। इसका मतलब आप उसकी गुडविल का लाभ उठाना चाह रहे हो, इसका मतलब आप उसकी नाम का फायदा उठाना चाह रहे हो, ये तो गलत बात। भैया आपने अपनी कंपनी खोलनी है तो अपने हिसाब से चलाओ ना, दूसरे का नाम कॉपी क्यों कर रहे हो? पता चला जानबूझ के आपने ब्रिटानिया का नाम कॉपी कर लिया और ब्रिटानिया के डबल एन की जगह सिंगल एन लगा दिया। टाटा मोटर्स का नाम आपने कॉपी कर लिया, टाटा की जगह सिंगल ए की जगह डबल ए लगा दिया। ऐसे थोड़ी मिल जाएगा नाम आपको। जिसका भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसकी नकल नहीं कर सकते आप, सोच लेना, कचहरी में ले जाएगा आपको। नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। आपके नाम से किसी को आपराधिक घटना न घटे। नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की नजरों में आपका नाम गलत ना हो। नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट क्रिएट एन इंप्रेशन दैट इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। आपके नाम से लोगों को यह भी नहीं लगना चाहिए कि एक सरकारी कंपनी है। नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड एंड इफ इट इज रेस्ट्रिक्टेड प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी ऑब्टेन्ड। क्या मतलब? आप ऐसा नाम नहीं रख सकते जो रेस्ट्रिक्टेड है। भाई मान लो भारत सरकार कह रही है क्राउन नाम नहीं रखोगे आप कंपनी का, इंग्लैंड मना करता है। क्वीन नाम नहीं रखोगे आप अपने कंपनी का, ठीक है। या फिर आप अपनी कंपनी के नाम में भारत शब्द नहीं लगाएंगे, और लगाएंगे तो हमसे पूछेंगे। तो जो भी सरकार के द्वारा रिजर्व्ड नाम है, अगर आपको वो चाहिए तो आप सरकार को उसकी फीस दे दो, आपको नाम मिल जाएगा। फीस मतलब लीगल फीस। चलिए, when a company is incorporated, it is optional to apply for name reservation. जब हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो हमारी अपनी चॉइस है। एक तो यह हो सकता है कि हम सीधे कंपनी खोलने का फॉर्म भर देते। देखो ध्यान से सुनना, मान लो हम अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं और हमने जो नाम रखना है वो हमने बड़ा सोच समझ के रखा है। हमने ऐसा नाम रखा, दुनिया में कोई कंपनी वैसी होगी नहीं, देख लेना तुम। मान लो हमने ऐसा नाम रख लिया और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे को अप्रूवल मिल जाएगा, तो हम नाम अप्लाई करने के लिए 1000 रुपए लगते हैं, वो दोबारा से क्यों दें अलग से? हमने तो कंपनी खोलने का फॉर्म भर दिया, नाम अप्रूवल हो जाए ठीक है, नहीं तो चेंज कर देंगे, कौन देख रहा है यार। और मान लो हम बहुत पर्टिकुलर, नहीं अपने को तो यही नाम चाहिए, नहीं मिलेगा कंपनी नहीं खोलेंगे, हमें तो यही नाम चाहिए। और अगर हमें वही नाम चाहिए तो भाई पहले नाम अप्लाई कर दो, पहले नाम चेक कर लो कि जो तुम नाम चाहते हो वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा।
अगर वो तुम्हें नाम मिल रहा है, अगर वो तुम्हें नाम मिल रहा है तो सही है। अगर वो नाम नहीं मिल रहा तो फिर फैसला कर लो, ये नाम मिल नहीं रहा, क्या करें, कंपनी खोलनी भी है कि नहीं। कुछ लोग होते हैं बहुत पर्टिकुलर, उनको नाम चाहिए, तो सरकार 1000 रुपए ले रही नेम अप्रूवल के, तुम्हारे लिए अप्रूवल रख लेती नाम का। चलो भाई देखो, when a company is incorporated, it is optional to apply for name reservation. If the name application is not made, name can be directly applied in the incorporation form itself. अगर आप अलग से अप्लाई नहीं करना चाहते तो if the name application is made, it is made in run form, means reserve unique name. No, 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 no. यह है फॉर्म का नाम। रन फॉर्म जो है ना, वो नाम चेंज करते टाइम अप्लाई करा जाता है। अगर आप नई कंपनी खोल रहे हो और उसका नाम आपको अप्रूवल चाहिए तो रन फॉर्म काम नहीं आता। अब स्पाइस प्लस पार्ट ए, स्पाइस प्लस पार्ट ए, यशवंत भाई का क्वेश्चन था कि अगर हमारी कंपनी 6 महीने तक मिनिमम शेयर होल्डर्स नहीं रख पाती और पर्सनली लायबल हो जाते हैं शेयर होल्डर्स, तो आगे से होते हैं या पुराने डेट्स के लिए होते हैं? आगे से, जो नए डेट्स लिए उनके लिए, फॉर ओनली फॉर फ्यूचर डेट्स। इसको ठीक कर लो पहले भाई। स्पाइस प्लस पार्ट ए होगा। हां जी, इफ द नेम एप्लीकेशन इज फाउंड करेक्ट, नेम शैल बी अलॉटेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। हाँ सही है, उसमें क्या है। इफ द एप्लीकेशन इज फाउंड डिफेक्टिव, अगर हमने जो अप्लाई करा उसमें कुछ खराबी है तो 15 दिन का टाइम मिलता है, हैज टू बी गिवन टू डू रेक्टिफिकेशन। अच्छी बात है। The same form is also used when a company wants to change its name. नहीं, run form is used when a company wants to change its name. ये शब्द लिख लो भाई, 15वां पॉइंट ध्यान से लिखो। जब हमारी कंपनी पहले से खुली हुई हो और अपना नाम चेंज करना चाहती हो तो रन फॉर्म भरना है। रन की फुल फॉर्म भी लिख लो। रिजर्व यूनिक नेम, RUN, रन। और अगर आपकी कंपनी पहली बार खुल रही है और फिर आप नाम अप्रूवल का फॉर्म भरना चाहते हो तो है स्पाइस प्लस पार्ट ए। ठीक है जी। अच्छा, स्पाइस की फुल फॉर्म लिखोगे क्या? ना पता हो तो लिख लो आप। सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है जी। Simplified proforma for incorporating companies electronically। ठीक है, आराम से इसको देख लीजिए। Simplified proforma for incorporating companies electronically। Name so reserved shall remain reserved for 20 days in case of new company। अगर नई कंपनी है तो 20 दिन के लिए रिजर्व रहेगा, और अगर पुरानी कंपनी नाम चेंज करना चाहती है तो 60 दिन के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है। If it is found that name was applied by furnishing wrong information, following consequences will arise। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंपनी खुल गई और बाद में सरकार को पता चला कि आपका जो कंपनी है उसने नेम अप्लाई करते समय झूठी जानकारियां दी थी, तो क्या क्या हो सकता है। इफ द कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, अगर आपकी कंपनी नहीं खुली है तो नेम रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा और 1 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है आप पे।
कंपनी का नाम अप्लाई करते समय सरकार ने आपसे कुछ जानकारी मांगी होगी, आपने वो जानकारी झूठी फूटी जमा कर दी होगी, और सरकार को अभी नाम अप्रूवल देने से पहले ही आपका झूठ पकड़ में आ गया, तो एक तो आपका जो नाम आपने मांगा है वो कैंसिल कर देंगे आपके लिए, आपको देंगे नहीं, और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी और आप पे लग सकती है। लेकिन अगर मान लो हमारी कंपनी पहले ही खुल चुकी, अगर हमारी कंपनी का जन्म पहले ही हो चुका, तो क्या करेंगे फिर? तो नाम चेंज करने का ऑर्डर दे सकते हैं, और क्या है। इफ द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्ट्रार में इशू एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। पहला ऑर्डर हो सकता है कि नाम चेंज करो अगले 3 महीने के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, या फिर वो कंपनी का नाम काट देगा अपने रजिस्टर से, या फिर वो ट्रिब्यूनल को शिकायत करेगा कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। अगला पॉइंट, मेमोरेंडम इज ड्राफ्टेड इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट विदाउट एनी ऑल्टरेशन ऑफ इंडिविजुअल नेचर। जैसा फॉर्मेट सरकार बताएगी उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। फॉलोइंग आर द स्पेसिफाइड फॉर्मेट एज कंटेन्ड इन शेड्यूल 1। कंपनी लॉ में ना एक शेड्यूल 1 है, कंपनी लॉ में शेड्यूल 1 है, उसके मुताबिक ही आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। क्या है भाई? देखो, टेबल ए नाम का फॉर्मेट है फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अलग अलग टाइप की कंपनियों के लिए अलग अलग टाइप के फॉर्मेट है। टेबल बी है फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर्स, मतलब आपकी कंपनी गारंटी वाली है, उसमें शेयर्स है ही नहीं। टेबल सी फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल विद शेयर कैपिटल, मतलब एक कंपनी गारंटी वाली है, एक कंपनी गारंटी वाली है और उसमें शेयर्स भी हैं। बी और सी में कंपेयर कर लेना, इसमें विदाउट शेयर कैपिटल है, इसमें विद शेयर कैपिटल है ये भी गारंटी कंपनी है, ये भी गारंटी कंपनी। पहले वाला विदाउट शेयर कैपिटल है, दूसरे वाला विद शेयर कैपिटल है। टेबल डी फॉर एन अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, ये अनलिमिटेड कंपनी के लिए है विदाउट शेयर कैपिटल, और ये अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल के लिए। ठीक है। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है विदाउट शेयर्स, अगर मान लो कोई कंपनी गारंटी वाली है, वो शेयर कैपिटल नहीं है उसमें, इट कैन अर्न प्रॉफिट्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स बट ओनली अमंग मेंबर। दिस इज अ यूनिक रूल बिकॉज अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल कैन डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स इवन टू नॉन मेंबर्स। ये लाइन ध्यान से सुनिए, ऐसी टेढ़ी लाइनों से ही फाइनल का पेपर बन जाता है, ऐसी अजीबोगरीब बातों से ही फाइनल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसको लोग बोलते हैं कि पेपर भारी आया था। पेपर भारी नहीं आया था, तुम चुन चुन के पढ़ के गए थे। इसमें क्या लिखा है जरा लाइन का बैकग्राउंड सुनो। तो मान लो तुम्हारी कंपनी है नॉर्मल कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स, होती है लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनियां। तो लिमिटेड बाय शेयर में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसके साथ हम अपना प्रॉफिट बांटेंगे। कोई कंपनी है मान लो लिमिटेड बाय शेयर्स, तो वो किसी नॉन शेयर होल्डर के साथ भी अपना प्रॉफिट बांट सकती है। मान लो किसी के साथ हमने टाई अप कर लिया कि हम अपने प्रॉफिट का इतना % तुझे देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन गारंटी कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता। गारंटी कंपनी अपने प्रॉफिट को केवल मेंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, नॉन मेंबर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। ये लाइन मैंने बता रहा था आपको, ध्यान से देखिएगा। If a company is limited by guarantee without shares, it can earn profits as well as distribute profits, but only among members. This is a unique rule because a company having share capital can distribute profits even to non-members. ठीक है। सेक्शन 5 आर्टिकल्स पढ़ते हैं, 2 मिनट रुकिए बस।
हाँ जी सर। तो अगला हमारा सेक्शन है 5 आर्टिकल्स। सर मेमोरेंडम के अंदर जैसे आपने देखा कि सिर्फ 5 कंटेंट होते हैं एक नॉर्मल कंपनी में और 6 कंटेंट होते हैं बाकी सारी कंपनियों में, तो वो तो मेमोरेंडम की बात है, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, उसमें तो लिमिट्स थी कि इतनी कैपिटल है, लिमिटेड या अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये नाम है, ये एड्रेस है, ये उद्देश्य है, बस इतना ही तो था। 1% में ये था कि चलो ये नॉमिनी और है। लेकिन आर्टिकल्स का मतलब होता है पॉलिसी मैनुअल, आर्टिकल्स का मतलब होता है रूल बुक, हमारी कंपनी के घर के अंदर के नियम, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। हमारी कंपनी अगर कल को मान लो सामान बेचेगी तो कौन स्टॉक संभालेगा, कौन कैश रिसीट संभालेगा, हमारे कंपनी के अंदर डायरेक्टरों की क्या शक्तियां होंगी, शेयर होल्डर्स की क्या शक्तियां होंगी, हमें बाईबैक करना होगा तो कैसे करेंगे, बोनस शेयर इशू करना होगा तो कैसे करेंगे, और ऐसे तमाम बातों पर पॉलिसीज लिखी होती हैं हमारे आर्टिकल्स में। अब एक रास्ता तो यह है कि हम आर्टिकल्स का बना बनाया फॉर्मेट कंपनी लॉ में है, शेड्यूल 1 के अंदर ही, वहां से उठा लो। और अगर आपको लगता है नहीं नहीं भाई हमारी कंपनी में तो हमें थोड़े से चेंजेस करने की जरूरत है, तो थोड़े से चेंजेस कर लेंगे, ये है। आइए देखें सेक्शन 5। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 5 आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी as originally framed or as altered from time to time। सेम डेफिनेशन मेमोरेंडम की थी। आप तो ये देखो जनरल सेंस में आर्टिकल का मतलब होता है इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी, इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी एज डिस्क्राइब्ड बाय प्रमोटर्स एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी के परम पूज्य पिता कौन है? प्रमोटर। कंपनी का जन्म किसने किया? प्रमोटर। तो कंपनी नामक घर के अंदर के नियम किसने बनाने हैं? प्रमोटर ने। हां, बाद में शेयर होल्डर अपने हिसाब से वो बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी खुलते समय जो भी इंटरनल रूल्स हमने बना दिए, बस बना दिए। ध्यान से देखेंगे, आर्टिकल्स में बी ड्राफ्टेड इंडिपेंडेंटली फॉर द पर्टिकुलर कंपनी और फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ कैन बी अडॉप्टेड। देखा, या तो हम अपने आर्टिकल खुद बना लें अलग से, या फिर कानून के द्वारा जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो हम फॉलो कर लें। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट फॉर्मेट कैन बी अडॉप्टेड विद सूटेबल एडिशंस एंड ऑल्टरेशंस। ये भी हो सकता है कि जो दिया हुआ फॉर्मेट है हम वो अपना लेते हैं और उसमें जगह 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 जहां जहां जरूरी है वहां वहां चेंजेस कर लेते हैं। आर्टिकल्स में कंटेन एंट्रेंचमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एंट्रेंचमेंट? एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है मेकिंग द लॉ मोर डिफिकल्ट। एंट्रेंचमेंट का क्या मतलब होता है? मेकिंग द लॉ मोर डिफिकल्ट। मेरी बात ध्यान से सुनना, एंट्रेंचमेंट का मतलब मेकिंग द लॉ मोर डिफिकल्ट। सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वैसे मान लो लॉ कहता है कि एक कंपनी में 15 डायरेक्टर हो सकते हैं मैक्सिमम, उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो मान लो हमारे कंपनी के प्रमोटर ने हमारे आर्टिकल में क्या चिपका दिया? 15? नो 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 नो, हमारे यहां तो बस 10 ही होंगे बस। तो हमने अपने लॉ को और कठोर बना लिया ना। अरे भाई, कानून में लिखा है कि एक कंपनी में 15 तक डायरेक्टर हो सकते हैं, हम क्या लिख रहे हैं? नहीं नहीं, 10 ही तक होंगे बस, 10 से आगे नहीं बढ़ने का। तो गलत बात है। गलत बात क्या है इसमें भाई? एक कंपनी कह रही है 15 डायरेक्टर तक रख सकते हो, और सरकार कह रही है, हम कह रहे नहीं हमारे यहां 10 से ज्यादा नहीं रखे जाएंगे। तो हो गया ना कठोर। भाई आपके घर वालों ने आपसे कहा कि देख ऐसा है, कुछ भी कर ले, कहीं घूम, कुछ पार्टी कर, रात 10 बजे से पहले घर आ जाइयो,
आपने कहा 10 8 ही बजे आ जाऊंगा, तो आप क्या कर रहे हो, उनकी लिमिट के अंदर अंदर ही अपनी लिमिट रख रहे हो, विच इज ओके। सरकार कहती है कि अंडरराइटिंग कमीशन नाम का कुछ होता है, आपने पढ़ा होगा इंटर में, 5% अंडरराइटिंग कमीशन अलाउड है कंपनी लॉ में। आप करो 5%, हम ना देवें 2% भी, हम तो 1% देते हैं अंडरराइटिंग कमीशन, बस, एक से ज्यादा नहीं मिलता हमारे यहां। तो ये तो और अच्छी बात है भाई, इसमें क्या बुराई है। इसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट। लॉ से भी ज्यादा कठोर शर्तें अपने जीवन की बना लेना, लॉ से भी ज्यादा कठोर शर्तें अपने जीवन की लिख लेना, उसे बोलते हैं क्या, बताइए। लॉ से भी ज्यादा कठोर यदि हम अपने जीवन की शर्तें बना लेते हैं तो उसे कहते हैं एंट्रेंचमेंट। अगर तुम एंट्रेंचमेंट करना चाहो तो या तो कंपनी खुलते समय कर लो, किसी से पूछने का चक्कर ही खत्म। जो भी आदमी कंपनी में ज्वाइन करेगा पढ़ पढ़ा के करेगा, देख ले भाई हमारे आर्टिकल में तो ये है। और अगर कहीं हमारी कंपनी खुल गई, शेयर होल्डर उसमें आ गए, और उसके बाद तुमने एंट्रेंचमेंट करा, और उसके बाद तुमने लॉ को अधिक कठोर बनाया, तो दिक्कत हो जाएगी, शेयर होल्डर मानेंगे नहीं। शेयर होल्डर बोलेंगे जी हमने जब ज्वाइन करा था तब तो ये रूल नहीं था, अब कैसे आ गया। तुम कहेंगे माई बाप आप बता दो, ये चेंज करें ना करें, तब पूछ के करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो, articles may contain entrenchment provisions, which means some of the regulations of company are more restrictive than the law itself. Entrenchment can be done either at the time of incorporation, या तो कंपनी के जन्म के समय हो सकता है, और एनी टाइम इन द लाइफ ऑफ कंपनी, या फिर बाद में कभी भी कर लो भाई। बाद में करोगे तो पूछना पड़ेगा, बाद में करेंगे तो आपको पूछना पड़ेगा, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। शेयर होल्डर हाँ करें करें ना करें क्या पता, है ना सर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इनकॉर्पोरेशन के समय घुमा दो जो घुमाना है। इफ इट इज डन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, there is no need to do any approval, there is no need to take any approval from anyone, किसी से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। if entrenchment is done after incorporation, अगर इनकॉर्पोरेशन हो गया, आपकी कंपनी खुल गई, और उसके बाद आप अप्रूवल वो एंट्रेंचमेंट करना चाहते हो, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। कितने शेयर होल्डर से लेना पड़ेगा? अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो सारे शेयर होल्डर से, और अगर आपकी कंपनी पब्लिक है तो 75% शेयर होल्डर से। ये देखो, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 100% शेयर होल्डर्स, और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन इज नीडेड। ठीक है जी, आराम से आप ध्यान से देख लीजिए। यस, हाँ जी सर, तो आपको समझ आ गया। अगर एंट्रेंचमेंट शुरू में हो जाता है इनकॉर्पोरेशन में, इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन फॉर्म INC 32 स्पाइस प्लस। इस पे प्लस लगा दो, स्पाइस प्लस हो गया है आजकल इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म ना, स्पाइस नहीं स्पाइस प्लस, ठीक है, स्पाइस प्लस। क्लियर हो गई जी बात, बिल्कुल क्लियर, बल्ले बल्ले। इफ एंट्रेंचमेंट इज डन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, देखो अगर आपने शुरू में कर लिया तो आप इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म में ही सरकार को बता दोगे। अगर आप बाद में करोगे तो अलग से इन्फॉर्म करना पड़ेगा ROC को। इफ एंट्रेंचमेंट इज डन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ROC इन फॉर्म नंबर MGT 14 विद इन 30 days ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। क्लियर हो गई जी बात, पक्का। Following are the formats prescribed in Schedule 1 for Articles of Association। देखो 5 फॉर्मेट तो ना मेमोरेंडम के हैं, टेबल A, B, C, D और E। शुरू के 5 फॉर्मेट मेमोरेंडम के हैं और अगले 5 फॉर्मेट आर्टिकल्स के हैं। देख लो, टेबल F फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स,
Table G for a company limited by guarantee with shares. Table H for a company limited by guarantee without share. Table I for an unlimited company with share. Table J for an unlimited company without share. ये जो सब फॉर्मेट है, आप चाहो तो इनको कॉपी कर सकते हो, आप चाहो तो अपना बना सकते हो. All the additional regulations contained in the articles of company shall have same validity as model articles contained in the format. Obviously, simple बात है. जो भी नियम तुम अपने आर्टिकल्स में एडिशनल डालोगे, उनकी भी उतनी ही रेलेवेंस है, उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी मॉडल आर्टिकल्स की है जो फॉर्मेट्स के थे. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेड एंड ऑल्टर्ड एज पर प्रीवियस कंपनी लॉ शैल रिमेन वैलिड. पुराने कंपनी लॉ वाले आर्टिकल्स भी उतने ही वैलिड है. अबे भाई पूछ रहे हैं 6 बजे भी आओगे क्या आप? नहीं नहीं, मैं आज 6 बजे नहीं आ रहा हूं, आज बस यही वाली जो क्लास चल रही यही तक है. हां जी. सेक्शन 6. सेक्शन 6 एक वैसा सेक्शन है जिसमें कॉमन सेंस की बात है. इसमें लिखा है कि एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल्स एटसेट्रा. कंपनीज एक्ट जो है उसकी पावर्स ओवरराइडिंग है. कंपनीज एक्ट की शक्तियां ओवरराइडिंग है. तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? कंपनीज एक्ट की शक्तियां ओवरराइडिंग है. हां, ओवरराइडिंग है यार. कभी मेमोरेंडम आर्टिकल और कंपनी लॉ में क्लैश हो जाए. कंपनी लॉ में कुछ लिखा है, आर्टिकल में कुछ लिखा है, कंपनी लॉ में कुछ लिखा है, मेमोरेंडम में कुछ लिखा है, तो कंपनी लॉ प्रिवेल होगा ना. आप इमेजिन करने की कोशिश करिए, कंपनी लॉ में तो होगा जो भी होगा वैलिडिटी. कंपनी लॉ से ऊपर चले जाएंगे क्या मेमोरेंडम और आर्टिकल? अगर कंपनी लॉ और आर्टिकल में कहीं तकरार हो जाए, उनमें कोई वॉर हो जाए, तो फिर आर्टिकल में जो होगा वही माना जाएगा. राइट? ठीक है ना. एक सेकेंड. हाँ जी. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी. मेमोरेंडम और आर्टिकल वो ठीक है कि गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन सर आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स गवर्निंग डॉक्यूमेंट हैं, उनसे भी बड़ी पोजीशन जो है वो लॉ की है, उनसे ज्यादा बड़ी शक्ति कानून की है. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, बट देयर पोजीशन इज नॉट सुप्रीम व्हेन कंपेयर्ड विद द लॉ. राइट? कानून की शक्ति ज्यादा बड़ी है. समझ आइए आपको? तो मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है वो ठीक है कि वो गवर्निंग डॉक्यूमेंट है, लेकिन भाई कानून से ज्यादा शक्तियां किसी कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्राप्त हो सकती हैं? प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शैल हैव इफेक्ट इवन इफ सम कॉन्ट्ररी इज रिटन इन मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, अग्रीमेंट, रेजोल्यूशन, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, कुछ भी. अगर मान लीजिए दो विरोधाभासी बातें, दो ऑपोजिट बातें अगर लिखी हुई भी हैं, तो कंपनी लॉ माना जाएगा ना. मेमोरेंडम और आर्टिकल क्यों माना जाएगा? ठीक है ना. ऑल सच कॉन्ट्ररी प्रोविजंस विच आर अगेंस्ट लॉ विल बी वॉइड. ठीक है जी. अगला देखते हैं सर, सेक्शन 7. सेक्शन 7 तक हम आज कर पाएंगे. सेक्शन 7 और पढ़ लेते हैं. सेक्शन 7 जो है उसका नाम है इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन असल में कंपनियों के इनकॉर्पोरेशन का जो एग्जैक्ट प्रोसेस है वो सेक्शन 7 है. कंपनियों के खोलने का जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है, जिसके स्टेप्स जो हैं, वो सेक्शन 7 है. आइए जरा देख लेते हैं.
इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस इज एब्सोल्युटली ऑनलाइन, कुछ भी मैनुअल नहीं है. There are certain documents which must be delivered to ROC only with application form. बस कुछ documents हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ जाते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म है INC 32 स्पाइस प्लस. प्लीज याद रखिएगा, स्पाइस प्लस नाम का फॉर्म है. फॉलोइंग आर दी डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड. जो आपका फॉर्म है स्पाइस प्लस, उसमें ये कागज जमा करने होते हैं. मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, सब्सक्राइबर उस पर साइन करते हैं. मेमोरेंडम और आर्टिकल इसलिए जरूरी है कि आप सरकार को बताओ कि आपका वो 5 पैराग्राफ्स में क्या लिखा है. आप सरकार को बताओ कि आपके आर्टिकल्स क्या हैं, इंटरनल रूल्स क्या हैं. दूसरा, डिक्लेरेशन बाय एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी in form number INC 8 which will declare that everything has been done as per law. खुशी हुई थोड़ी सी, मजा आया. कंपनी खुलते समय सरकार को इस बात की डिक्लेरेशन चाहिए कि इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से सही फॉलो हो रहा है कि नहीं. और ये डिक्लेरेशन सरकार को कितने लोगों से चाहिए? 4 में से कोई एक प्रोफेशनल, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है. डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर और मैनेजर, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर और मैनेजर और सेक्रेटरी दैट एवरीथिंग हैज बीन डन. अब देखो, दोनों में डिक्लेरेशन था, बी में भी और सी में भी. एक डिक्लेरेशन चाहिए प्रोफेशनल से और एक डिक्लेरेशन चाहिए कंपनी के आदमी से. पिछली डिक्लेरेशन थी प्रोफेशनल से और एक डिक्लेरेशन है कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के मैनेजर, कंपनी के सेक्रेटरी से कि भाई हम जो कंपनी खोल रहे हैं वो सही है. अगला, डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर फ्रॉम फर्स्ट डायरेक्टर दैट ही इज नॉट कन्विक्टेड एनी टाइम इन पास्ट 5 years फॉर इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, फ्रॉड, मिसफीजेंस और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी. देखा आपने, जो लोग हमारी कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर्स बन रहे हैं, जो लोग हमारी कंपनी के पहली बार वाले शेयर होल्डर्स बन रहे हैं, जो लोग हमारी कंपनी के सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं, जो लोग हमारी कंपनी के पहले डायरेक्टर बन रहे हैं, उनसे हम लिखवा के ले लेते हैं कि पिछले 5 साल में कभी अंदर तो नहीं गया आप, कंपनी लॉ के मामलों में, धोखाधड़ी के मामलों में, बता दो. Declaration by each of the subscribers and first director that documents submitted with registrar are complete. हर सब्सक्राइबर लिख के देता है कि जो कागज है वो पूरे हैं और सही हैं. Correspondence address for the time being. Correspondence address for the time being मतलब अभी आपकी कंपनी खुल थोड़ी गई, तो अगर आपकी कंपनी अभी नहीं खुली तो सरकार को कुछ चिट्ठी भेजनी हो तो कहां भेजेगी? वो आपको यहां पर लिख कर देना होगा. पर्टिकुलर्स ऑफ नेम, सरनेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, अदर पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर अलोंग विद आइडेंटिटी प्रूफ. सारे लोगों के ये सब कुछ देने पड़ेंगे आपको. उसी प्रकार सारे लोगों जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनके भी देने हैं. नेम, सरनेम, DIN, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, अदर प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स इन फॉर्म नंबर DIR 12. DIR 12 नहीं होता, ये 2 होता है. जितने भी लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनकी कंसेंट हमें जमा करनी है सरकार के पास. डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये लाइन बहुत कीमती है. जो लोग हमारी कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर बन रहे हैं उन लोगों का दूसरी कंपनियों में क्या क्या है वो आपको यहां लिख के देना पड़ेगा. आपको लिख के देना पड़ेगा कि जो लोग हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स बन रहे हैं उनका किसी और कंपनी में तो कुछ नहीं है. ठीक है, यहां पर आप थोड़ा रोक दीजिए सर, इससे आगे वाली बातें थोड़ा जल्दी जल्दी में समझाई जानी पड़ेंगी. वो समय अभी कम है, आराम से अपने को रिलैक्स होकर समझना है. यहां तक आप कागजों की लिस्ट थी बस. ये तो इसमें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने जमा कर दिए.
आराम से। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि ये सारे कागज हमें जमा करने हैं। ये सारे कागज जमा करके कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा आपका। ये सारे कागज ऑनलाइन जमा होते हैं, स्पाइस प्लस के साथ अटैचमेंट जाती है और वहां पर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। अब बच्चे कह रहे हैं जी आगे की क्लास का टाइम टेबल बता दीजिए। आपको यकीनन बता दिया जाएगा, थोड़ा सा हम परिवर्तन करेंगे। 3 बजे वाले स्लॉट जो है वो 31 मई तक ही बुक थे मेरे पास क्लासरूम, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर टाइम चेंज होगा। हम आपको आज बता देंगे, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।